लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा था, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखा था, इंटेंसिटी का देखा था। तो क्या क्या पढ़ा, क्या क्या रिमेम्बर है अभी तक? अगर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो जो हमारी जो रेडिएशंस होती हैं या फिर कोई भी लाइट है, वो उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करती है उनकी एनर्जी? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पे, है ना? कि अगर उसका कोई पार्टिकल है तो उनकी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी पे, है ना? अगर इस फ्रीक्वेंसी को हटाते हैं तो एनर्जी, अगर हम लिखना चाहें, जो मैं फोटोन यूज कर रही थी, उस फोटोन की अगर मुझे एक एनर्जी लिखनी है तो उस फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी तो है ही, जिसे मैं न्यू से लिखूंगी, इसको हटा के ना एच आता है। एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, उसको बोलते हैं हम लोग प्लैंक कांस्टेंट। जो प्लैंक साइंटिस्ट थे उन्होंने तो बताया था कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती है। तो उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जो कांस्टेंट दिया वो अपने नाम से ही दे दिया, जिसको प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो एनर्जी अगर फोटोन की लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम लोग? एच म्यू, E equals to h म्यू। म्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक कांस्टेंट। देखो आज हम लोग थोड़ा सा फोटोन्स के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ तक हम लोग आज क्या देखेंगे? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो जो कल पढ़ा है ना, वहीं से एक इक्वेशन बनेगी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जैसे मैंने क्या पढ़ाया था कि जो इमिशन जो होता है रेडिएंट एनर्जी के द्वारा, वो रेडिएंट एनर्जी किससे मिलके बनती है? डिस्क्रीट यूनिट से। डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, उन डिस्क्रीट पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? वो क्वांटा ऑफ एनर्जी, और हम उनको बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, उन्हें हम फोटोन्स बोलेंगे। तब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। जो तुम्हारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टीन की, ये डिपेंड करती है हमारी एनर्जी कंजर्वेशन पे, कि हमारी एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो देखो कैसे यूज करेंगे। कोई फोटोन आया, अब उस फोटोन के पास एनर्जी होगी, भाई किसी लाइट का फोटोन है, उस फोटोन के पास एनर्जी होगी एच न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट। आके इंसिडेंट हो गया तुम्हारी मेटल प्लेट पे। मेटल प्लेट से क्या आउट हो जाएगा? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। अब क्या क्या मैंने उस दिन बताई थी तुम्हें, क्या होगा? मान लो ये टोटल एनर्जी है जो इंसिडेंट हुई। टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई बच्चों? एच न्यू, बोलो, है ना? टोटल, अब क्या करना है? तो इन टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, ये तो करना पड़ेगा। अब देखो इनिशियली टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हुई वो हमारे पास एनर्जी है फोटोन की, तो कितनी एनर्जी है? एच न्यू इक्वल्स टू फाइव। फाइव क्या है बच्चों? फाइव क्या था? मैम वेव फंक्शन। वर्क फंक्शन। फाइव है वर्क फंक्शन। Yes, वर्क ma'am. फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो भी हमें एनर्जी चाहिए, वो तुम्हारा वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, अब उसके अलावा एनर्जी क्या क्या, उसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो यानी मान लो क्या बोला था हमने, अगर एच न्यू 6 है, वर्क फंक्शन 2 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम
किसी भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4। मैक्सिमम 4 हो सकती है, होने को तो 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4, ये सारी रेंज हो सकती है। हम लोगों ने उस दिन क्लास में देखा था ना कि सारी रेंज हो सकती है, बट मैक्सिमम कितनी रहेगी? 4, है ना, मैक्सिमम तो 4 रहेगी। तो याद रखना, जो हम लोगों ने ये इक्वेशन लगाई है आइंस्टीन ये इक्वेशन, ये यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी। तो फॉर्मूला देखो, एच न्यू प्लस फाइव, फाइव मतलब वर्क फंक्शन, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन का। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना रहेगा? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, फंक्शन वेव फंक्शन, ये सॉरी वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को देखो, वर्क फंक्शन भी एक एनर्जी है, तो इसमें क्या लिखा है? मैंने तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई थी, क्या था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? बताओ। Minimum frequency required to remove an electron. हाँ, मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए। तो अब वर्क फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? वही न्यू नॉट का मतलब है वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, और वही क्या होगा? वर्क फंक्शन है भाई, वही अगर मैं बोल रही हूँ कि वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्रीक्वेंसी से। तो मैं ये इसको क्या लिख सकती हूँ कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसको मैंने क्या लिखा? देखो, वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट, और ये इनिशियल एनर्जी फोटोन की कितनी है? एच न्यू। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और यही तुम्हारी क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन। दिस इज द आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, कुछ नहीं है, जो उस दिन पढ़ा था उसी को आज थोड़ा सा इक्वेशंस के फॉर्म में देख लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यहीं से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करना है। हाँ देखो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ क्या कह रहा है? हमारे पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, है ना, वर्क फंक्शन है। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, ईवी नॉट, ईवी नॉट लिखा इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब ये देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए है? जहां पर फ्रीक्वेंसी देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से वी नॉट निकाला, वी नॉट क्या है? पोटेंशियल। तो एक ग्राफ आया देखो, एच अपॉन ई को हम यहाँ ले गए, ये आ गया। अब इस ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ये ग्राफ देखो जरा क्या है? पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ है, ध्यान से देखो। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती जाऊंगी, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? मैम बढ़ेगा। है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल सिंपल सी बात है बढ़ेगा। तो देखो, ये यहाँ से इनका लीनियर ग्राफ आया है, बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यहाँ से, क्योंकि ये पोटेंशियल कैसा पोटेंशियल होने वाला है? नेगेटिव पोटेंशियल है, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? एच बाय ई। एच बाय ई, ये जो ये इक्वेशन है, ये तुम्हारा क्या है? अगर मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से देखते हैं, देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, फाइव बाय ई नॉट क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया ना c की वैल्यू, फाइव बाय ई नॉट। अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करो, इसमें c क्या होता था? इंटरसेप्ट। तो यहाँ से ये इक्वेशन स्टार्ट हुई है, ये इसका इंटरसेप्ट है। h बाय ई यानी m की बात करें तो ये क्या हो गया? तुम्हारा स्लोप हो गया। तो h बाय ई इज द स्लोप। ठीक है, तो ये इक्वेशन, अगर आइंस्टाइन इक्वेशन का ग्राफ बनवाते हैं तो उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होगा। आंसर तो देख लिया तुमने। अब देखो, फोटोन के नेचर के बारे में पढ़ो कि जो फोटोन है उसका नेचर क्या होता है। अब देखो, तुम सब कुछ पढ़ चुके हो, तो खुद क्या समझ पा रहे हो कि फोटोन क्या है? फोटोन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है? बताओ, फोटोन्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? बताओ जरा, फोटोन कैसा होगा? जो रेडिएशंस हैं वो फोटोन से मिलके बनी हुई हैं, तो क्या होगा फोटोन?
देखो क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव द एविडेंस दैट लाइट इज मेड ऑफ ए पैकेट और ए बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। मतलब जो जो लाइट है वो किससे मिलके बनी हुई है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, जिसे हमने फोटोन्स बोला है। प्रॉपर्टीज देखो, किसकी स्पीड से ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो आपका जो फोटोन है ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। बट इसका रेस्ट मास देखो, फोटोन का रेस्ट मास 0 है। ठीक है, ना इसके पास चार्ज है, नो चार्ज, नो रेस्ट मास। ठीक है, तो क्या लिख रहा है इसका मतलब, फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। मतलब फोटोन कभी रेस्ट पे रहेगा ही नहीं, वो ऑलवेज क्या रहेगा, ट्रेवल मतलब स्पीड पे ही रहेगा किसी। ये नहीं है कि आपने ये फोटोन निकाल के बाहर रख दिया और ये शांति से बैठा हुआ है, तो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि रेस्ट मास 0 है। अब देखो, फोटोन के पास एनर्जी है, एनर्जी कितनी, एनर्जी ड्यू टू फ्रीक्वेंसी है, तो उसके पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू। एनर्जी है तो मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोमेंटम बताओ कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला, मोमेंटम एनर्जी के टर्म्स में E इक्वल्स टू एम भी लिख सकते हैं, या फिर मोमेंटम को एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, E इक्वल्स टू एम सी। और यहाँ से अगर एम की, अगर मान लो V की वैल्यू पे चल रहा है तो V इक्वल्स टू सी हो जाएगा। और मोमेंटम कितना होता है, एम इंटू वी, वेलोसिटी। ठीक है, और हमारी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, मोमेंटम को E/2m ई होता है। स्केयर, ई बाई सी स्केयर लिख सकते हैं ना, मास को। देखो ऐसे देखो, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हमारी ये भी होती है ना, एम सी स्केयर भी होती है एक एनर्जी का फॉर्मूला, मास एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो होता है, मास एनर्जी रिलेशन। तो E इक्वल्स टू एम सी स्केयर होता है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो m की वैल्यू कितनी होगी, E बाई सी स्केयर। ठीक है, इनटू ये वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, c के। तो मोमेंटम किसके बराबर आ गया, E बाई सी, और E की वैल्यू और एक और कौन सी है, एच म्यू। तो E कितना हो गया देखो, एच म्यू अपॉन सी। तो एक इक्वेशन एनर्जी की ये है जो कि प्लैंक्स ने दी है, एक ये है जो कि मास एनर्जी रिलेशन है, जो किसने दिया है, किसने दिया है मास एनर्जी, ये तो प्लैंक्स ने दी है, एच। आइंस्टाइन ने। हाँ, आइंस्टीन ने। तो दो इक्वेशंस हो गई एनर्जी की, एक तो एच न्यू, एक हो गया एम सी स्क्वायर जो कि मास एनर्जी रिलेशन है। तो यहाँ से हमने मोमेंटम को निकाल लिया कि मोमेंटम हो गया E अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, ये वेलोसिटी को c के बराबर रख दिया, मास यहाँ से निकाल लिया E अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यूज रख दी, तो ये आ गया मोमेंटम। यानी फोटोन के पास दोनों चीजें, एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, बट रेस्ट मास 0 है। ठीक है, और देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है। न्यूट्रल है, मैंने वही बोला था कि नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ेगा। और क्या है देखो, एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब यहाँ पर देखो, एनर्जी इसकी डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी की चीज को ये कैरी करेगा। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं आता है ना, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है। ध्यान से सुनो, वेवलेंथ चेंज होगी मीडियम चेंज करने पे, ना कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो सेम तो फॉलो करेगा। दूसरा वेवलेंथ, हाँ ये रहा देखो, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी डिफरेंट मीडिया में, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, ये होगा। ठीक है, जैसे लाइट की स्पीड अलग अलग होती है हर मीडियम में, ऐसे ही फोटोन की स्पीड भी हर मीडियम में अलग अलग रहेगी, बट एनर्जी हर मीडियम में सेम रहेगी, ये याद रखना। क्या है, एनर्जी मीडियम में क्या रहेगी, एनर्जी क्या रहने वाली है हर मीडियम में, सेम। हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है, एनर्जी विल रिमेन सेम इन एवरी मीडियम। अब जैसे लाइट की स्पीड चेंज होती है, ऐसी फोटोन की स्पीड भी हर मीडियम में चेंज हो जाएगी।
मेडिकल्स नहीं है, बाद में ट्राई करेंगे। फोटो सेल देखो, फोटो सेल तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फोटो सेल हम नहीं पढ़ेंगे। अब एक टॉपिक आता है तुम्हारा रेडिएशन प्रेशर वाला, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे लास्ट के 10-15 मिनट में। पहले एक टॉपिक है, अच्छा बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं 1 सेकंड 2 मिनट। उसके बाद तुम्हारा एटम वाला चैप्टर शुरू कर देंगे हम लोग, एटम न्यूक्लियाई, तो उसके बाद सेमीकंडक्टर, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिलहाल रेडिएशन प्रेशर देखो। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे रेडिएशन प्रेशर में, अब देखो, अब क्या है, रेडिएशन प्रेशर करके एक टर्म है, या फिर समझो, देखो रेडिएशन अब यहाँ पे बताई गई है कि जो रेडिएशन है वो फोटोन से मिलके बनी हुई है, यानी फोटोन एक पार्टिकल है, रेस्ट मास 0 है, बट मूविंग मास तो कुछ उसके पास होता है ना, मूविंग मास तो है उसके पास। अब देखो, अगर ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब भी ये इंसिडेंट करेंगे किसी सरफेस पे, तो क्या वो उस सरफेस पे फोर्स नहीं लगाएंगे? भाई कोई भी पार्टिकल अगर किसी फोर्स पे इंसिडेंट होता है, तो मतलब किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो क्या वो उस सरफेस पे फोर्स लगाता Yes, ma'am. है ना, लगाएगा। तो अभी वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर मान लो कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे, तो उसके कारण लगने वाली वो फोर्स कितनी होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। रेडिएशन प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है कि कोई भी रेडिएशन है अगर किसी सरफेस पे पड़ रही है, तो वो कितना प्रेशर इंड्यूस करेगी उस सरफेस पे। तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज देखो, रेडिएशन है तो इंटेंसिटी जरूर होगी। देखो ये पीपीटी में तो मैं दे दूंगी, एक एक टर्म अगर मैं लिखती तो बहुत टाइम लग जाता है ना, तो हम एक एक चीज पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। अब क्या है, इंटेंसिटी के बारे में समझो। अगर कोई रेडिएशन है तो सिंपल सी बात है, उसके पास इंटेंसिटी जरूर हो, है ना। अब इंटेंसिटी क्या होती है, कि मान लो इंटेंसिटी क्या होगी कि किसी भी सरफेस पे कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम पे पड़ रही है। मान लो कोई भी आपके पास एक सरफेस है, और यहाँ पर मैंने एक बल्ब ले लिया, ठीक है। अब मुझे इस सरफेस पे देखना है कि इस सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी क्या है भाई, उस बल्ब से तो एनर्जी आ रही है, बट मुझे इंटेंसिटी देखनी है उस सरफेस पे, तो मैं कैसे देखूंगी कि पर यूनिट एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस करके जा रहा है पर यूनिट टाइम में। उसी को बोला गया है क्या, इंटेंसिटी। मैं कहती हूँ ना कि अब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, 50 वॉट कर दिया। सुनो, इंटेंसिटी में कैसे बोलती हूँ, 50 वॉट कर, मतलब अब मैं जब इंटेंसिटी बढ़ाती थी तो मैं पावर बोलती थी, है ना, कि पावर बढ़ा दी, 50 वॉट कर दी, 150 वॉट कर दी, अब 200 वॉट कर दी, मैंने तुम्हें ऐसे पढ़ाया है। तो अब मैं पावर बढ़ाने से क्या होता था कि जो एनर्जी क्रॉस करके जा रही है पर यूनिट एरिया को, वो बढ़ जाती थी, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता था, इंटेंसिटी बढ़ती थी। तो वही इंटेंसिटी है, देखो क्या कह रहा है ना। तो इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी की फॉर्म वो क्या हुई, देखो, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला देखो इंटेंसिटी का, पावर अपॉन ये एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारा क्या होता है बच्चों, पावर। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर।
पावर अपॉन एरिया। अब ये किसके बराबर है? इंटेंसिटी के बराबर। तो पावर देखो किसके बराबर हो गया? इंटेंसिटी इंटू एरिया। और एरिया क्या होगा? अगर मान लो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से मैं देख रही हूँ कि रेडिएशन निकल रही है, तो उसके लिए जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? किसी मान लो आर दूरी पे जाके मुझे देखना है, कोई पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट से रेडिएशंस निकल रही हैं, तो मैं जो एरिया लूंगी कि कौन से एरिया पे मुझे कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी क्रॉस करनी है। तो पॉइंट सोर्स के लिए वो एरिया कैसा बनाएंगे? स्फेरिकल एरिया। किसी भी स्मॉल डिस्टेंस आर पे देख लो, R1 पे देख लो, R2 पे देख लो, तो हर आप रेडियस के लिए इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। तो एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। अब देखो, ये तो हो गया इंटेंसिटी के टर्म में। अब जो क्वांटम में आता है वो आता है फोटोन फ्लक्स। ध्यान से सुनना, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ये तुम पहले पढ़ चुके हो, ये तो पुरानी बातें हैं, वेव्स वाली बातें हैं। अब जो क्वांटम में है उसको क्या बोलते हैं? फोटोन फ्लक्स। मतलब कि अब यहाँ पे नंबर के फोटोन्स के लिए बात करेंगे कि किसी भी सरफेस पे फोटोन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। ये नंबर ऑफ फोटोन्स अगर इंसिडेंट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में, उसको बोला गया है फोटोन फ्लक्स। अब यहाँ पर तो हम फोटोन फ्लक्स की बात करेंगे कि भाई मैंने तुमसे क्या बोला था कि हम जब हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं, जिसकी वजह से करंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे थे वो इंक्रीज हुए थे। मैंने यही बताया था कि भाई ज्यादा करंट क्यों हो रहा है अब? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्यों इमिट हो रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए थे, यही बताया था। तो इसी को क्या बोलते हैं? फोटोन फ्लक्स। कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। तो फॉर्मूला देखो इसका क्या है? एन क्या है? ध्यान रखना, एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स? देखो, एन का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स। तो मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकाले हैं? पावर ऑफ सोर्स, कि सोर्स की कितनी पावर है, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर दूं कि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। ध्यान से देखना, मुझे नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपके पास इतने वॉट की एक बल्ब है, ठीक है, ये है, अब मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक एक चीज लिखी हुई है कि ज्यादा ना पढ़ना पड़े। तो ध्यान से सुनो, अगर सुनो तुम्हारे पास एक बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब की 50 वॉट की पावर है। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि 50 वॉट की पावर में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट सेकंड से इमिट हो रहे हैं, मुझे वो पूछना है। तो मैं क्या करूंगी? पावर को डिवाइड कर दूंगी एक फोटोन की एनर्जी से। अब 150 वॉट का बल्ब है तो क्या करोगे? 150 वॉट के बल्ब को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास नंबर्स आ जाएंगे कि कितने फोटोन्स हैं, ठीक है, पर सेकंड पर यूनिट टाइम में निकलने वाले। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फोटोन्स का। अब देखो कि अब आता है, तो अब आते हैं चीजें जिसको हम बोल अभी तक जो पढ़ रहे थे, रेडिएशन प्रेशर। देखो ध्यान से, ये कलर दिख रहा है? No, ma'am. यस और नो? No, ma'am. No, ma'am. देखो, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें पीपीटी यहाँ पे तुम्हारी रिसोर्स शीट में डली हुई है बस उतना पढ़ लो और PYQs लगा लो, इनफ है। रेडिएशन प्रेशर, देखो अब रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पे ना दो चीज समझो। क्या क्या चीज समझनी है? एक तो होता है एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, सुनना ध्यान से। एक होता है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। दोनों का मतलब क्या है? देखो, इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक बॉल है, बॉल मतलब दीवार है, उस दीवार पे तुमने एक बॉल को फेंका, ठीक है, उस बॉल को फेंका और बॉल बाउंस बैक नहीं होती है, वहीं पे वापस वहीं पे गिर जाती है। बस तुमने फेंका, अभी सपोज करो बॉल बाउंस बैक नहीं हुई, फेंका और बॉल गिर गई, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको ऐसे समझेंगे कि एक सरफेस पर फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है, फोटोन्स पड़ रहे हैं। अब तुम्हारा ये सरफेस ऐसा है कि जितने भी फोटोन्स आ रहे हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? सारे फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस है उसका एब्जॉर्प्शन एक कॉफिशिएंट होगा, कितने अमाउंट को
एब्जॉर्ब करेगा और कितने अमाउंट को रिफ्लेक्ट करेगा। मान लो भाई कोई भी बॉडी है, यहाँ पे कोई भी बॉडी होगी, या कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब करेगी, कुछ को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, है ना। तो यहीं पे दो चीज आ गई, एक एब्जॉर्प्शन, एक रिफ्लेक्शन। अब ये इनका कॉफिशिएंट है, मान लो कैसे बताएंगे कॉफिशिएंट को, 100 फोटोन्स आए, 100 फोटोन्स इंसिडेंट हुए, 100 के 100 एब्जॉर्ब कर लिए, तो उस बॉडी का एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया ना, कि जितने आए सारे एब्जॉर्ब कर लिए। अब एक बार बताओ, 100 फोटोन्स इंसिडेंट हुए, 100 के 100 रिफ्लेक्ट कर दिए, तो वो बॉडी कैसी हुई, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव बॉडी हुई। तो उसका रिफ्लेक्टिव कॉफिशिएंट कितना हो गया अब, 1, है ना। अब कोई तो ऐसी बॉडी होगी जो इन दोनों के बीच में भी लाई करेगी, यानी 100 फोटोन्स आए तो 20 को एब्जॉर्ब कर लिया और 80 को रिफ्लेक्ट कर लिया। समझ गए, इन बीच में भी कोई एक बॉडी लाई करेगी, यानी एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कहां से कहां वेरी करेंगे बच्चों, 0 से लेके 1 तक इनकी वैल्यूज लाई करेंगी। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन, यहीं से सवाल बनेंगे, देखना कैसे क्या क्यों समझाया। अब देखो, सपोज करो इसमें 3-4 केस बनाने हैं हमें। पहला केस क्या है, मेरे पास एक मैंने एक ये बॉडी ली, एक ये सरफेस लिया, इस सरफेस पे फोटोन्स आए, इंसिडेंट हो गए, ठीक है। अब मैं निकालने जा रही हूँ, देखो ध्यान से, फोर्स निकालना है। अब फोर्स क्या होता है, फोटोन्स है, फोटोन के पास मोमेंटम होगा, ध्यान रखना, फोटोन्स के पास मोमेंटम है। अब फोर्स किसके बराबर हुआ, चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स को मैंने लिखा, फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt, यानी कितने मोमेंटम में चेंज आया, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि जो ये बॉडी है, ये मैंने ऐसी बॉडी ली है जो कि जिसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है, कैसा है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, देखो 1 है, यानी अब जितने भी फोटोन्स आएंगे सबको क्या कर लेगी, ये एब्जॉर्ब करने वाली है, ठीक है। अब मुझे चेंज निकालना है मोमेंटम में, ध्यान रखना, तो मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या करा है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना। तो पी फाइनल देखो, अब सारे के सारे आए, उनको एब्जॉर्ब कर लिए, यानी अब जो वापस गए उनका मोमेंटम कितना हो गया, कुछ गया ही नहीं वापस, तो फाइनली मोमेंटम कितना हुआ, 0 हो गया ना भाई। तुमने एक दीवार पे बॉल मारी, वो बॉल रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वहीं पे गिर गई, तो मतलब उस बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0। अब इनिशियल मोमेंटम है, मतलब बॉल आई तो देयर इज सम इनिशियल मोमेंटम, तो उस फोटोन्स का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, अभी हमने मोमेंटम निकाला था, p इक्वल्स टू कितना, h मोमेंटम, h न्यू अपॉन c निकाला था ना, h न्यू अपॉन c ये निकाला था अभी, अरे भूल गई इतनी जल्दी, देखो यहाँ पे फोटोन्स ये रहा, मोमेंटम कितना निकाला है हमने, फोटोन का h न्यू अपॉन c निकाला है ना, h न्यू अपॉन c, एनर्जी h न्यू है, मोमेंटम h न्यू अपॉन c है। नोट्स बनाते नहीं हो तो ठीक है, हमने फोटोन निकाला है, सॉरी मोमेंट, फोटोन का मोमेंटम h न्यू अपॉन c। अच्छा, अब इसको ना वेवलेंथ के टर्म्स में लिख लो, एक बार वेवलेंथ के टर्म्स में लिखो, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी क्या होती है, वेवलेंथ, है ना। तो ये फोटोन किसके बराबर हो जाएगा, देखो h अपॉन लैम्डा, ठीक है। मोमेंटम क्या हो गया, h अपॉन लैम्डा, न्यू बाय सी, वो मैंने क्या लिख दिया, 1 बाय लैम्डा, ठीक है, लिख दिया। तो फाइनल मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम h अपॉन लैम्डा। अब मान ले रहे हैं x डायरेक्शन में मोमेंटम लाइट रेज हैं जो आ रही हैं, तो ये मैंने आई कैप में ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, हो गया। हमने डेल पी निकाल लिया, ठीक है, डेल पी निकाल लिया, पर अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल टी की भी वैल्यू चाहिए, या फिर मोमेंटम, ए तो एक का मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम। अब कितने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे मेरे पास, भाई n नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, तो मैंने उनको n नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दिया और एक मोमेंटम का चेंज लिख दिया, यानी dp बाई dt। अब मुझे क्या चाहिए, n की वैल्यू कि कितने फोटोन्स हैं, यानी फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, अभी बताओ,
पावर अपॉन, Energy of one photon. हाँ, तो मुझे अब फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स देखो कैसे निकालेंगे, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो वन फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया, लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब क्या करें, एन की वैल्यू निकालो यहाँ से, आई ए अपॉन एच न्यू, न्यू को फिर से लैम्डा की टर्म्स में लिख दो क्योंकि मोमेंटम मेरा लैम्डा की टर्म्स में है, तो न्यू को फिर से लैम्डा की टर्म्स में लिखा, सी अपॉन लैम्डा, लिख दिया, इक्वेशन आ गई। अब एन की वैल्यू रख दो और तुम्हारे पास चेंज इन मोमेंटम भी है, तो देखो फोर्स कितना आया, सॉल्व करो इसको, एन डीपी बाई डी टी फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, एक काम करते हैं अलग पीपीटी में ले लेते हैं, टाइम तो लगेगा पर ठीक है तुम समझ जाओगे। करो, फोर्स है हमारे पास एन डीपी बाई डी टी, ठीक है, एन डीपी बाई डी टी, ऐसा बॉडी लिया है जिसका एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट 1 है, इसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ कितना आया, पी फाइनल माइनस इनिशियल, अब फाइनल हुआ नहीं क्योंकि बॉडी कैसी थी, एब्जॉर्प्शन वाली, तो फाइनली 0 हो गया, माइनस इनिशियल कितना था, एच अपॉन लैम्डा, तो एक चीज तो मिल गई। अब एन की वैल्यू चाहिए, तो फोटोन फ्लक्स क्या था, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ One वन photon. फोटोन, तो पावर का फॉर्मूला इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी थी, एच न्यू। अब न्यू को किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लैम्डा की टर्म में लिख दो, अगर किसी को नहीं आता तो देख लो कैसे लिखते हैं, देखो वेवलेंथ लैम्डा होता है, लैम्डा यानी डिस्टेंस का यूनिट है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, टाइम को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो सी अपॉन न्यू हो गया। अब न्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो न्यू कितना हो जाएगा, देखो सी अपॉन लैम्डा, यहां से याद कर दो, तो ये कितना आ गया, आई ए एच, न्यू कितना हो गया, सी अपॉन लैम्डा, ऊपर चला गया। अब रखो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, क्या आ रहा है, फोर्स बताओ मुझे, फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, एन की वैल्यू आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू डीपी बाई डी टी, यानी एच अपॉन लैम्डा, एच से एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, कितना आ गया, आई ए अपॉन सी, ठीक है। तो ये क्या है, जो फोर्स एक्सर्ट किया है तुम्हारे उसने, फोटोन्स ने, अगर प्रेशर निकालना है तो एरिया को उधर ले जाओ, तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू आई अपॉन सी, ये हो गया तुम्हारा रेडिएशन प्रेशर, अगर उसमें लिखना है तो ये आई कैप में था, ठीक है, क्लियर है इतना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी एक बार इसको देखो ध्यान से, मैं तुम्हें केस 2 देती हूँ, उस केस 2 को करना फिर, ठीक है, केस 2 करिए। अब आपके पास जो बॉडी है, जैसे यहाँ पे जिसका a इक्वल्स टू 1 है, अब दूसरी बॉडी लो, केस सेकंड, अब ये एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर हमने इंसिडेंट कराए हमारे फोटोन्स, इस बॉडी का जो कॉफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट 0 है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 1 है। नाउ सवाल क्या है, फाइंड द रेडिएशन प्रेशर, करो, exerted on the surface, आसान है ना, कुछ करना है, देखो वही फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, पर मेरे पास अगर n फोटोन्स है तो n फोटोन्स के कारण लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी,
एन डीपी बाई dt। ठीक है, पहला इक्वेशन, ध्यान से देखते जाओ। अब क्या करूं बच्चों, क्या निकालें, पहले तो चेंज निकालेंगे, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 1 है, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे अब जो फोटोन्स है वो क्या हो रहे हैं, पहले Reflect. इंसिडेंट हुए, मतलब रिफ्लेक्ट भी होंगे, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब पी फाइनल 0 नहीं होगा, मतलब अब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे एच बाय लैम्डा इनिशियली डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप, तो प्लस आई कैप, है ना। और फाइनल वाले की क्या है, एच अपॉन लैम्डा, नहीं नहीं, अब फाइनल 0 नहीं है Minus ना, माइनस आई कैप, I cap. ठीक है, माइनस आई कैप। तो ये तुम्हारा मोमेंटम हो गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखते हैं, एच अपॉन लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, माइनस एच बाय लैम्डा आई कैप माइनस एच अपॉन लैम्डा आई कैप। ठीक है, तो ये कितना हो गया, या तो इसको इक्वेशंस में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस 2h अपॉन लैम्डा आई कैप। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। इतना किसी को दिक्कत है, नहीं है ना। हम्म, No, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम करो, क्या करना है, अब एन की वैल्यू निकालो, फोटोन फ्लक्स सेम रहेगी कि अलग होगी। फोटोन फ्लक्स क्या था हमारा, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन यानी एच न्यू, पावर यानी इंटेंसिटी एरिया अपॉन एच न्यू। इंटेंसिटी को एज इट इज रखते हैं, एरिया एज इट इज, न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती, सी अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये फर्स्ट, रख दो इसमें वैल्यू, सॉरी इसको थर्ड मान लो, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में वैल्यू रख के आंसर बताओ मुझे, फोर्स कितना आ रहा है, चलो वैल्यू बताओ। 2IA upon C. 2IA Upon C. वेरी गुड, 2IA अपॉन सी, डायरेक्शन आई कैप, है ना। ये हमारा Yes, ma'am. फोर्स हो गया। अब रेडिएशन प्रेशर निकाल लेंगे, तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू 2I बाय सी। तो ये दो केस हो गए। तीसरा केस क्या हो सकता है, या तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए या कुछ इंसिडेंट वो एब्जॉर्ब हो जाए। केस नंबर तीसरा क्या हो सकता है, कि कोई एक ऐसी बॉडी है, देखो केस नंबर 3, अब तो तुम कर लोगे, अब तो पता चल गया क्या करना है। अब कोई एक ऐसी बॉडी है, इस पे हम मान लो इंसिडेंट हो रही है रेडिएशन, और इसका एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट ए है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट आर, मतलब दोनों चीज पॉसिबल हो सकती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, क्या होगा ना। अब जरा देखो, टोटल फोर्स होगी यहाँ पे, अभी तुमने प्रेशर फोर्स निकाला है, एब्जॉर्प्शन की वजह से भी प्लस रेडिएशन की वजह से भी, दोनों का निकाल चुके हो, मतलब अब यहाँ पर दोनों का एडिशन होगा, है ना। एब्जॉर्प्शन की वजह से कितना आया था, आई ए अपॉन सी। C. अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना है, ए है, तो यहाँ पर ए लगाओगे, ठीक है, तो ए लगा दिया मैंने, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट प्लस रिफ्लेक्शन के टाइम में देखो कितना है ये, 2I ए अपॉन सी। देखो रिफ्लेक्शन में देखो कितना आया है, 2I ए अपॉन सी आया है बच्चों, मेरा ये रिफ्लेक्शन में, ये एब्जॉर्प्शन में देखो कितना आया है, आई ए अपॉन सी। तो बस वही लिखा है, बट कॉफिशिएंट के साथ, कॉफिशिएंट के साथ लिख दिया, रिफ्लेक्शन वाले का कॉफिशिएंट आर है, आर लिख दिया, कॉमन ले लो, आई ए अपॉन सी को, ए प्लस क्या आया, 2R। ठीक है, कर लेंगे। Yes, ma'am.
अब एक चीज और देखो, तुम्हें पता है ये भी एक इक्वेशन है कि a प्लस आर जो है ये 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब कोई भी अगर कॉफिशिएंट दिया हुआ हो, मान लो सिर्फ a दिया हुआ है, r नहीं दिया हुआ, तो वो तुम्हें चेंज करना आना चाहिए। कैसे कर लोगे? कुछ ना कुछ तो कर लोगे। आई ए अपॉन सी ए, जैसे r को मुझे अब चेंज करना है तो r क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए। तो किसी भी एक चीज में हम चेंज कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। तो इसमें यही सीखने का था। आ गया a प्लस 2 माइनस 2a, आई ए अपॉन सी 2 माइनस। अब a को भी चेंज कर सकते हो, तो वो अपने आप कर लेना। a के टर्म्स में कितना आएगा? a के टर्म्स में बता देती हूँ, फोर्स। ये फोर्स आई a के टर्म्स में। r के टर्म्स में देखो, फोर्स आएगी आपकी आई ए अपॉन सी 1 प्लस आर। कैलकुलेट कर लो एक बार दोनों, यही आ रहे हैं, चेंज करके आर वाला चेक कर लो। ठीक है, Yes, ma'am. तो कुछ नहीं करना, फोर्स निकालना है। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना सीख लिया, पावर अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। बस मोमेंटम निकालना आता है, ये भाई डीपी बाई डी चाहिए। डीपी बाई डी तुम्हें पता है चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर मोमेंटम m इंटू वेलोसिटी नहीं होगा, यहाँ पर मोमेंटम या तो h अपॉन लैम्बडा करेंगे या एच सी अपॉन म्यू लिखेंगे। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हो मोमेंटम। बस, ओके। केस नंबर 4 करो इसका। केस नंबर 4 अब क्या होगा? केस नंबर 4 ध्यान से सुनो। केस नंबर 4 हम करते हैं। अब की बार जो रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रही है इनको किसी एंगल पे लेंगे। अब किसी एंगल पे देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। देखो इसको किसी एंगल पे कैसे लें रेडिएशन को, ये सरफेस तो ऐसे ही ले लो। रेडिएशन कुछ ऐसे एंगल बना रही हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, थीटा एंगल बना रही है, कुछ ऐसे मान लो। ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है कुछ एंगल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, अब ये जो रेडिएशन है इनके दो कंपोनेंट हो जाएंगे कि नहीं? यस मैम। दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ध्यान से देखना है वो डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन क्या थी? एनर्जी क्रॉसिंग, ठीक है। जो एनर्जी क्रॉस करेगी पर यूनिट एरिया, सिर्फ वही हम काउंट करेंगे। मतलब फ्लक्स की तरह सोचो, जो फ्लक्स था ना कि जो क्रॉस करके जाएगा वही वाला कंपोनेंट लेंगे, जो स्लाइड करके चला जाएगा वो नहीं लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा। तो एक बार बताओ कौन से कंपोनेंट होगा फ्लक्स में, कौन सा कंपोनेंट क्रॉस करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड का? अरे फ्लक्स कोस का। कॉस कंपोनेंट करता था ना क्रॉस, साइन तो स्लाइड करके चला जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी आपका सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट क्रॉस करके जाएगा, बाकी के कंपोनेंट स्लाइड करके चले जाएंगे। जैसे कि कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, मान लो ऐसे लाइट आई ये टेढ़ी, कुछ कंपोनेंट ऐसे स्लाइड कर गए, कुछ कंपोनेंट क्रॉस कर गए। तो हम सिर्फ और सिर्फ वो वाले कंपोनेंट्स लेंगे जो इसको क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है। तो कॉस कंपोनेंट क्या होगा? इसको क्रॉस करके जाएगा। तो अब लिख लो इसका फॉर्मूला भी। फोर्स क्या होगा? डेल पी बाई डेल टी डीपी बाई डी टी इंटू एन। करो अब। इनिशियली मोमेंटम कितना है तो फाइनल कितना होगा? ये पर्टिकुलर एंगल में एंगल डिफाइन कर देते हैं।
हॉरिजॉन्टल से ले लो एंगल। अगली क्लास में एटॉमिक फिजिक्स करेंगे। ये तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है। मान लो ये है, रेडिएशन कुछ इस तरीके से आ रही है। एंगल यहाँ से बना लो, ये एंगल थीटा है, डिफाइन कर दिया अब एंगल। कॉम्पोनेंट्स ले लो। अब ये फोर्स इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे, और ये मैंने एंगल लिया है, ध्यान रखना, थीटा, इस तरीके से। तो कॉस और साइन कहाँ जाएंगे? कॉस कॉम्पोनेंट कौन सा हो गया? दिस विल बी कॉस, और ये कुछ साइन हो जाएगा, यही बनेगा ना, देखो ध्यान से, यस और नो? भाई एंगल इंसिडेंट हो रहा है तो मैं इस तरीके से दिया है, मैं वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकती। यस मैम। ये ऐसे है, इसका एंगल नहीं समझ में आ रहा, मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ से ऐसे कर दिया, ये भी तो सही होगा। वर्टिकल के साथ एंगल है तो वर्टिकल के साथ एंगल ले लिया यहाँ से, ये तो जो एंगल थीटा होगा ये कॉस कंपोनेंट, और जो एंगल ये दूसरा बनेगा वो साइन कंपोनेंट। अब खुद देख लो, जो कंपोनेंट इसको क्रॉस कर रहा है वो कॉस होगा, और साइन कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, इसको ऐसे सरफेस पे से स्लाइड करते हुए। तो अब मोमेंटम निकालो, dp बाई dt, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब रिफ्लेक्शन भी करानी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन भी कराओ। तो इनिशियली, पहले फाइनल का बाद में लिखेंगे, इनिशियली का देख लो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता था h अपॉन लैम्डा, इसका कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग? h अपॉन लैम्डा का कॉस कंपोनेंट, तो कॉस थीटा हो गया। डायरेक्शन क्या है? माइनस जे, तो माइनस जे कैप हो गई, ठीक है। अब फाइनल, अब रिफ्लेक्ट कराओ इसको। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे डायग्राम बनेगा? कैसे बनाओगे, कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे रेज को? एंगल किसके साथ बनाए? थीटा। अब बताओ कौन सा कॉस हो गया, कौन सा साइन? ये कॉस कंपोनेंट हो गया, और दिस विल बी योर साइन कंपोनेंट, ठीक है। ये तो करना था। तो ये कितना हो गया? फाइनली h अपॉन लैम्डा कॉस थीटा। डायरेक्शन क्या है फाइनल वाले की? फाइनली देखो ऊपर की तरफ है ना, तो प्लस प्लस जे जे, प्लस जे क्या। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट वाले के एंगल्स देखने आने चाहिए, कौन सा क्रॉस करेगा। तो अब जो क्रॉस किया वो इनिशियल वाले का कॉस था, तो अब हम रिफ्लेक्टेड में भी यही देखेंगे कि भाई जो क्रॉस कर रहा है मैं उसी का तो एंगल देखूंगी। अब जो स्लाइड करके चला गया उस वाली रेडिएशन से तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो क्रॉस करके गया अब उसका कंपोनेंट देख लो, रिफ्लेक्शन वाला, तो उसका वो कंपोनेंट कौन सा जा रहा है? देखो ये कॉस कंपोनेंट, तो यही इसका कॉस जे हो गया, h अपॉन लैम्डा कॉस जे। ये कितना बन गया तुम्हारा? 2h अपॉन लैम्डा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा प्लस जे कैप में आ गया मोमेंटम। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से करना, इंटेंसिटी इंटू एरिया फॉर्मूला था अपॉन एच म्यू, ठीक है। अब क्या इंटेंसिटी पे भी चेंज करेगा? इंटेंसिटी
इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने भाई? इसीलिए तो बात कर रहे हैं, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी इंटेंसिटी का भी वही वाला कॉम्पोनेंट लेंगे जो क्रॉस करेगा, तो आई ए कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन एच न्यू। तो ये कितना हो गया? आई ए कॉस थीटा एच सी लैम्डा। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1, बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? चलो बोलो। तो आई थिंक ये आ रहा होगा 2i अपॉन ई कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो। यस मैम यही है। तो देखो, जो सिंपल रिफ्लेक्शन था जब डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही थी 90 डिग्रीज पे, तो अब तुम्हारा ये कितना था? सिर्फ 2ia/c। अब जब तुम्हारा एंगल से रिफ्लेक्ट होगी तो ये कॉस कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, जब r इक्वल्स टू 1 है। अब जब a इक्वल्स टू 1 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ, a इक्वल्स टू 1 के लिए कितनी हो जाएगी? ia/c। आई ए अपॉन सी। वेरी गुड, कॉस स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है, फ्लक्स की तरह ध्यान रखना, जो कंपोनेंट्स क्रॉस करेंगे सिर्फ वही कंपोनेंट्स को पिक करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है? तो इसके साथ साथ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो चैप्टर टॉपिक्स थे, मतलब जो भी टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है? हाँ, एक छोटू सा टॉपिक बचा है। क्वेश्चन करेंगे अभी, इसके बाद हमारे पास टाइम है 15-20 मिनट। एक टॉपिक आता है डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, लिखो डी ब्रोगली वेव्स। मॉडर्न फिजिक्स के लिए तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया है उतना इनफ है, बस क्वेश्चंस लगा लेना। डी ब्रोगली वेव्स। अब डी ब्रोगली वेव्स क्या है? देखो यहाँ पर डी ब्रोगली वेव्स बोलती हैं, मतलब ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। क्या इक्वेशन है? जो इक्वेशन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, जो ये भी फॉर्मूला ये फॉर्मूले से निकाला था ना, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर और E इक्वल्स टू h न्यू। इन दोनों फॉर्मूले से रिलेट करके हम लोगों ने मोमेंटम निकाला था। मोमेंटम हमारा होता है m इंटू वेलोसिटी। अब फोटोन के मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, तो इनटू स्पीड ऑफ लाइट लिख दिया। अब मोमेंटम को यहां से हम लोग चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो मोमेंटम अभी हम लोगों ने निकाला था वही एच न्यू अपॉन सी। जो ये मोमेंटम आया है, या फिर इसको ऐसे बोलो, मोमेंटम इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। जो ये इक्वेशन है, जो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, या फिर लैम्डा अगर निकालें, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये जो लैम्डा आया है ना, है वेव आई है, इसी को डी ब्रोगली वेव बोला है। डी ब्रोगली वेव क्या है? इन्होंने ये बताया है कि जो भी पार्टिकल होता है
कोई भी अगर पार्टिकल है उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। डी ब्रोगली वेव्स का नाम यही है, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं अब, मैटर, ठीक है। ये जो मैटर है ये भी पार्ट वेव नेचर शो करेगा। तो इन्होंने क्या बोला है, कोई भी अगर पार्टिकल है उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहेगी, और वो वेव किसके बराबर रहेगी, h अपॉन p, यानी h अपॉन मोमेंटम, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। बट इस वेव की जब वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी तो क्या पाया गया कि जितने हैवियर मास पार्टिकल्स हैं, जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं, जो बड़े मैटर हैं, उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो बहुत स्मॉल है ना। ये नहीं है कि वेव एसोसिएट नहीं है, स्मॉल वेवलेंथ एसोसिएटेड है। जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं जो तुम देख पा रहे हो, बेड, चेयर, तुम खुद, है ना, इन सबके साथ एक वेव है, बट दिस वेव इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, कि हम लोग उनको नोटिफाई ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल है। फिर हम लोगों ने ये वेवलेंथ कैलकुलेट करी इलेक्ट्रॉन के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा पार्टिकल है जो फंडामेंटली एग्जिस्ट करता है ना, और तो कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता स्मॉल मास में इलेक्ट्रॉन से छोटा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करी। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करी तो एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वेवलेंथ फाइंड हुई, उसकी अभी हम लोग वैल्यू भी निकालेंगे। तो इसी को बोला गया है डी ब्रोगली वेव्स और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। अब चलो फाइंड करते हैं वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेव एसोसिएटेड है, उसकी वैल्यू से तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि कितना मास पे डिफर कर रही है ये चीजें, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मास है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, निकालो। फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, मोमेंटम, ध्यान से देना। मोमेंटम को एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, mv होता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ mv स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड, कितना बन गया काइनेटिक एनर्जी, बाई 2 p स्क्वायर अपॉन m, है ना। यस p मैम। m e, तो यहाँ पे मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या क्या, अब काइनेटिक एनर्जी तो है, अब काइनेटिक एनर्जी को किस में लेके, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चलेंगे। तो देखो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे e v नॉट लिख दिया। अब बात आई पोटेंशियल, ये कौन सा पोटेंशियल है, तो देखो इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराते हैं, रेस्ट से एक्सीलरेट कराएंगे। जब हम इसको एक्सीलरेट कराएंगे, एक्सीलरेट कैसे कराएंगे बताओ, किसी भी चीज को एक्सीलरेट कैसे करा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके, है ना। जैसे मैं कह रही थी कि हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे लेके जाना है, तो कैसे करा था, पोटेंशियल को बढ़ा के, है ना, पोटेंशियल बढ़ाया था। तो पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा। तो मान लो किसी v नॉट पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करा दिया, और उसकी जो वेलोसिटी बनी वो बन गई बच्चों, कोई भी वेलोसिटी मान लो v वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू द पावर kg, सॉरी, है ना, kg। अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखना, प्लैंक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कितनी रहेगी, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स सेकंड। तो इसके जो ये हैं यूनिट है, देखो किसमें है, जूल्स सेकंड में इसकी यूनिट है। चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन के पास, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हमें चाहिए वी नॉट की वैल्यू, तो वी नॉट मान लेते हैं। मान लो मैंने जो पोटेंशियल है वो रखा 120 वोल्ट, कितना रखते हैं, शायद कितना रखते तरह है, ठीक है 120 से किया है,
कि 120 वोल्ट से जो है हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कराया है, किसी पोटेंशियल पे रखा 120 वोल्ट पे। सारी वैल्यूज रखोगे तो लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आई है मैं तुम्हें बता देती हूँ कितनी आई है। देखो जो लैम्डा निकल के आया है इसका 0.112 mm, ठीक है, मिलीमीटर्स। तो तुम खुद देखो जो इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा मास जो एग्जिस्ट करता है उसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल है, ठीक है। तो जितने बड़े चार्ज मास पार्टिकल्स होंगे उनकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। तो ऐसे करके तुम किस किस की वेवलेंथ निकाल सकते हो, फोटोन की पूछी जाए, अगर अल्फा पार्टिकल की पूछी जाए, क्योंकि मास तुम्हें पता है, चार्ज तुम्हें पता है, पोटेंशियल तुम्हें दे देंगे, तो याद रखना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सिंपल फॉर्मूला चाहिए तो इन टर्म्स ऑफ सिर्फ पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन के लिए मास और इलेक्ट्रॉन तो सेम है, एच की वैल्यू भी सेम है और टू भी सही है, सेम रहेगा। तो मैं इस कांस्टेंट की जो वैल्यू अगर तुम्हें बताती हूँ तो ये बच्चों कितनी आती है 12.27 अपॉन पोटेंशियल तो रूट में ही रहेगा, तो √V0, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर सिर्फ V0 की वैल्यू के साथ निकालना चाहो तो ये निकाल सकते हो, पर ध्यान रखना वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, क्योंकि मास और जो यहाँ पे चार्ज लिए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन के हैं। अगर मैं तुमसे फोटोन का पूछूंगी तो फोटोन के मास और चार्ज अलग आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी प्रोटोन, नॉट फोटोन बट प्रोटोन। ठीक है, ये इतना समझ आया? बोलो। Yes, ma'am. बाकी के बच्चे, हाँ, तो ये क्या बताया इन्होंने, डी ब्रोगली ने ये बताया कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव है। तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वेव निकाल ली, भाई जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम एक्सीलरेट भी करा सकते हैं, तो उसको एक्सीलरेट कराया तो उसको इतना वैल्यू इतनी स्मॉल आई, तो ये चीज है, ठीक है। इसके बाद एक क्या खास बात हुई कि जो ये वेवलेंथ है ना, जो ये वेवलेंथ आई है 0.122 मिलीमीटर, ये वेवलेंथ किसके बराबर आई है, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, एटॉमिक प्लेन्स होते हैं उनके क्रिस्टल के बीच के डिस्टेंस जो होता है उनके बराबर आई। तो इन्होंने बोला कि हम जो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ का जो प्रूफ है वो डिफ्रैक्शन से दे सकते हैं, पर वो एक्सपेरिमेंट अब तुम्हारा डिलीट हो गया है, जिसे बोलते हैं डेफिजन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस से रिमूव हो गया है, उसकी आगे की कहानी वहां पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही याद रखो, ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा चैप्टर यही खत्म होता है। ये ग्राफ वगैरह जो कल बनवाए थे उन्हें याद रखना। ऐसा लग रहा होगा ना कितनी जल्दी जल्दी होगी सारी चीजें, इस हफ्ते कंप्लीट कर लेंगे तुम्हारा सिलेबस। चलो करते हैं साथ में। हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? डिस्कवर किसने किया है? देखो आइंस्टाइन ने तो बाद में उस प्रैक्टिकल को सही किया था, ठीक है, बहुत स्टार्टिंग से थ्योरी चल रही थी। जैसे लिनार्ड ने क्या बताया था कि ये तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट उसने किया था। उससे पहले और किसने किया था स्टार्टिंग में? ये सोच रहे हो?
आगे बढ़ो। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन कितना होगा, कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम। फोटोन की एनर्जी निकालनी है, गिवन है, लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो एनर्जी और उसमें फोटोन कितना पता ही है तुम्हें, एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर क्या है, मोमेंटम किसके बराबर आया था एनर्जी के टर्म्स में। फोटोन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर्मूले तो पता ही है। थर्ड का क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फोटोन प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता, करता फोटोन है मैम। करता मैम है, ये गलत है फर्स्ट। फर्स्ट ही गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, क्या, इंटेंसिटी एरिया अपॉन एनर्जी ऑफ वन। हाँ, तो पासिंग थ्रू ए रिंग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम ऑफ द लाइट ऑफ इंटेंसिटी एरी लैम्डा भी गिवन है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, पर यूनिट टाइम पे निकालना है, निकाल लोगे थ्रू ए रिंग, यूनिट टाइम और यूनिट एरिया के लिए निकालना है, तो एरिया तो यूनिट हो जाएगा, इंटेंसिटी और वेवलेंथ तुम्हें गिवन, ये एच सी अपॉन लैम्डा कर लेना इसको, तीनों चीज सारी चीजें गिवन है, ये भी कैलकुलेट द नंबर है, ये भी कर लेना। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय, सिर्फ किसने प्रूफ किया है ड्यूअल नेचर को, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है ही है, अगर फोटो, अगर डिफ्रैक्शन देखें, अगर डिफ्रैक्शन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स से कराते हैं ना, तो भी प्रूव होता है, जो कि तुम्हारा बताया गया है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, डेविसन एंड जर्मन में। तो मोर एक्यूरेट तो फोर्थ होना चाहिए, बट एक बार ऑप्शन देख लेते हैं सिक्स का, हाँ ठीक है फोर्थ। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डिफ्रैक्शन आपके इस फिनोमिना को प्रूव करते हैं, ड्यूअल नेचर को याद रखना। सेवंथ बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फॉर्मूला था, प्रोपोर्शनल टू मास तो नहीं है। इम्पल्स पे देखो, इम्पल्स क्या, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं इम्पल्स में, थर्ड ऑप्शन। फोर्स क्या होता था, डीपी अपॉन डी टी, है ना, चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स क्या क्या होता, चेंज इन मोमेंटम कोई तो फोर्स वो ही बोलते थे, तो क्या हो जाएगा ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पल्स, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, वेरी गुड। देखो वही फॉर्मूले लगाने हैं, मोमेंटम का ई बाई सी फॉर्मूला था, इसमें वही लगाए हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स का क्या था, आई ए, एरिया, अच्छा इन्होंने फोर्थ में देखो निकलवाया क्या है, पर यूनिट, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया निकलवाया है, तो एरिया को उठा के यहाँ ले जाना, ये रहा एन अपॉन ए,
है ना, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा, आई नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके बराबर था, आई ए अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा, सारी चीजें गिवन है, एन अपॉन यहाँ हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, आई लैम्डा एच सी। तो इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स, फिर से वही सवाल है, करके देखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के करते हैं हम लोग। ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं, ये ग्राफ के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ जरा। ग्राफ से ही सवाल आते हैं ज्यादातर, इसलिए फोकस इन्हीं पे ही है। क्या कह रहा है, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, ठीक है, फोटो करंट का वेरिएशन है एनोड के पोटेंशियल के साथ। 3 इंटेंसिटी दी हुई है, आई ए, आई बी और आई सी। तो हम इनके लिए फ्रीक्वेंसीज बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या होंगी इन तीनों की। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है, सोच के बताओ। जिसका पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, है ना। Yes, ma'am. तो सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, ए और बी तो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो मतलब ए और बी की जो पोटेंशियल है, या ए और बी का जो पोटेंशियल है वो तो बराबर है, इतना तो हमें पता चल गया। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो ए और बी का पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी बराबर है, और सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। इतना हम बता पा रहे हैं क्योंकि एनोड पोटेंशियल इसका मोर नेगेटिव है। अब इंटेंसिटी देखो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो क्या ज्यादा होता है, करंट, फोटो करंट की वैल्यू। अब करंट में देखो किसका क्या है, बताओ जरा। इन दोनों का करंट सेम है, बी और सी में, ये अलग अलग है। Ma'am, same है। नहीं, देखो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखें तो ए कैंसिल कर देते हैं, सेकंड ऑप्शन गलत है, तुम्हारे पास ऑप्शन बचा फर्स्ट और थर्ड। अब इंटेंसिटी लिखी हुई है, क्या ए और बी की बराबर है या नहीं है, तो करंट बराबर होना चाहिए था, मैक्सिमम करंट। तो देखो जो तुम्हारा ए है इसका करंट तो कम है, बी का मैक्सिमम करंट ज्यादा है, तो क्या इनकी इंटेंसिटी बराबर हुई, भाई। नो मैम। अगर इंटेंसिटी बराबर होती ए और बी की तो इनका तो करंट सेम होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। इसका ग्राफ देखो यहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम करंट का, फिर सैचुरेट हुआ है, और इसका यहीं पे सैचुरेशन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। प्लैंक कांस्टेंट इज गिवन बाय, क्या देखा था हमने, स्लोप देखा था और ये इंटरसेप्ट। इक्वेशन क्या थी, ध्यान से देखो हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, यही थी ना। काइनेटिक एनर्जी को हमने ईवी लिखा था, इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव वी नॉट, यानी पोटेंशियल किसके बराबर आया, एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई, है ना। इस v को बाहर निकाल लो, तो कौन सा स्लोप बन गया था, y इक्वल्स टू mx प्लस c से देखो कौन सा है स्लोप, h अपॉन e इज द स्लोप। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या पूछा है, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड एज शोन, प्लैंक कांस्टेंट इज गिवन बाय। तो प्लैंक कांस्टेंट हम किससे निकाल सकते हैं, अगर तुम स्लोप निकाल लोगे तो स्लोप किसके बराबर है, h अपॉन ई के, तो निकल जाएगा, है ना। या फिर देखो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन एंड द चार्ज ऑन द
इलेक्ट्रॉन, तो H यहाँ से किसके बराबर हो गया, स्लोप इनटू E। तो मोर करेक्ट कौन सा है, सेकंड, है ना, बोलो सब है। लाइन का स्लोप क्या है, H अपॉन E। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और फाई अपॉन E क्या था बच्चों, ये तो इंटरसेप्ट था ना, फाई अपॉन E तो नेगेटिव में। Yes. बाकी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नहीं ये तो सब गलत हो गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ठीक है। थर्ड करो, थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से बताओ इसका आंसर। अभी मुझे पूरा ध्यान देना। चलो साथ में करते हैं। देखो कर्व दिए हुए हैं चार, वेरिएशंस बतानी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है, एंड करंट के बीच में दो इंटेंसिटी है, तीन चीज हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी एंड करंट। अब दो इंटेंसिटी है, देखो क्या बताना क्या है, करेक्ट वेरिएशंस, तो ये पोटेंशियल है, ये करंट है। अब देखो इंटेंसिटी अलग अलग है, ओके, इंटेंसिटी अलग अलग है, वो तो इंटेंसिटी में और फ्रीक्वेंसी से तो हम पोटेंशियल का कोई पता लगा ही नहीं सकते। इंटेंसिटी 2 का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, ये यहाँ गया, इसका फ्रीक्वेंसी कम है बट इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। सेकंड का देखो, सेम सेम पोटेंशियल पे है दोनों, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी तो ये क्या कह रहा है, इसकी इंटेंसिटी अच्छा, ये इक्वेशन ठीक है, ये दिया हुआ है कि इंटेंसिटी 1 ज्यादा है, I1 की इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो I1 की इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब I1 वाला करंट ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल में होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए था। ऑप्शन बचा देखो 1 और 2, देखो पोटेंशियल तो नेगेटिव ही रहेगा, तो थर्ड फोर्थ तो हो नहीं सकते। अब हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में से है, ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है। अब मोर करेक्ट तुम ध्यान से खुद बताओ कि क्या हो सकता है। I1 ज्यादा है मतलब इसमें करंट ज्यादा होगा, तो दोनों में ठीक है, I1 में दोनों की वैल्यू ज्यादा दी हुई है तुम्हें, बट पोटेंशियल देखो जरा, I2 का पोटेंशियल ज्यादा दिया हुआ है, पॉसिबल है ऐसा, No, ma'am. क्यों, ये तो फर्स्ट भी ठीक लग रहा है ग्राफ, तो फर्स्ट भी ठीक लग रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी को ना देखें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है ना कहीं पे भी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक हो सकते हैं, बट अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इसमें जिक्र नहीं है, देखो ऑप्शन 1 भी ठीक हो सकता है, ऑप्शन 2 भी ठीक हो सकता है, बट अगर फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, जो इन्होंने डाटा दिया है अगर उसके अकॉर्डिंग अगर सिर्फ हम बात करें, ठीक है, तो उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहने वाला है दोनों इंटेंसिटीज के लिए, वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी मोर करेक्ट, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी का डेटा होता तो शायद फर्स्ट को भी हम लोग देख लेते, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि दो अगर इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में कोई एक नाता नहीं है,
तो इसलिए सेम पोटेंशियल रहेगा, ये चीज है। फोर्थ बताओ, आसान है। फोर्थ फिफ्थ बताओ, सिक्स्थ भी बताओ, जल्दी जल्दी। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? बहुत आसान है, frequency, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी। बाकी के बच्चे देखते ही बता देना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। करंट का रिलेशन इंटेंसिटी से। ये तीन ही तो चीज थी बस। नंबर ऑफ फोटोन्स का रिलेशन इंटेंसिटी से, सिर्फ एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ये इतना याद रख लो बस। अब फिफ्थ देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन सैचुरेशन ऑफ, किस पर सैचुरेशन किस पर डिपेंड करेगा? करंट अब सैचुरेट हो गया, फ्रीक्वेंसी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, वर्क फंक्शन से कोई मतलब। अब दो चीज बची, इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। stopping potential, मैग्नीट्यूड पूछा है, सैचुरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो सकता है बताओ? इंटेंसिटी का अगर देखें तो इंटेंसिटी तो वो करंट देती जाएगी तो सैचुरेशन आएगा ही नहीं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी तो सैचुरेशन आ जाएगा। देखो डिपेंड तो दोनों पे ही करना चाहिए, ऐसे तो कर तो देखो दोनों पे ही रहा है। अगर मोर एक्यूरेटली देखें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन, सैचुरेशन की बात है। स्टॉपिंग अगर यहाँ पे रखें तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जा रहा था, नेगेटिव की तरफ, सॉरी यहाँ से ऐसे जा रहा था। तो कुछ हमारा ग्राफ इस तरीके से जा रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, यहाँ जाके फिर ऐसे सैचुरेट हो रहा था। यहाँ क्या था? करंट, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो मोर एक्यूरेटली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ को टिक कर देते हैं, आंसर भी मैच कर लेते हैं। फिफ्थ का भाई इंटेंसिटी पे दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो सकता है भाई, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। मोर एक्यूरेटली क्या होगा? इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इंटेंसिटी क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करेगी। फोटोन्स खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारा करंट सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ बताओ। बहुत टाइम हो गया, अब आप प्रैक्टिस कर लेना। कहाँ तक करना है? डीपीपी 5 भी सॉल्व करनी है, आइंस्टाइन इक्वेशन पे है, और डीपीपी 6 भी सॉल्व करनी है, 5-5 सवाल हैं। डीपीपी 7 भी सॉल्व करनी है, 5 सवाल इसके हैं। और बहुत क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत से डिपेंडेंट, बहुत पे डिपेंडेंट है ये वाली पीपीटी। तो डीपीपी 8 भी सॉल्व कर लेना। बहुत मॉडल ऑफ, अच्छा ये तो पर अभी तुमने एटम में गए नहीं हो ना, ठीक है। ये जब मैं एटम पढ़ाऊंगी तब हम लोग करेंगे बहुत मॉडल वाला। तो 5-6 डीपीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एटम के साथ, तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे। बाय बाय एवरीवन।